नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर और इस शो का मकसद और उद्देश्य ये है कि हम राज्यों से जुड़ी तमाम विकासात्मक खबरें इस मंच के साथ करें साझा। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइंस का वंदे भारत में। आज वंदे भारत में हम बात करेंगे सबसे पहले 972 साल पुरानी बाबा यानी शिव की भक्ति की, और ये भक्ति कैसे विरासत और साथ ही साथ सभ्यता के संगम का एक अटूट विश्वास पेश कर रही है। फिर बात होगी दक्षिण भारत में कर्नाटक के नाटक की कि आखिरकार कांग्रेस में कलह की वजह क्या है और यह अंदरूनी रार अब वहां पे जिस तरह से जो स्थानीय प्रशासन है उसके कामकाज पर कैसे असर डाल रहा है, इस पर करेंगे बात। और फिर बात होगी ग्लौ झील की। ये ग्लौ झील कैसे रामसर साइट में तब्दील हुई है और इसका ये तब्दील होना प्रकृति के इकोसिस्टम के लिए कितना जरूरी था, इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं आज वंदे भारत में राजस्थान के पाली शहर की, यहाँ स्थित लखोटिया महादेव मंदिर की। यहाँ आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। करीब 1000 साल पुराना ये शिवधाम न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी अनूठी लोक मान्यताओं और खूबसूरत तालाब के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जल संकट के दौर में संत चंदनपुरी महाराज ने यहाँ तालाब खुदवाकर शिवलिंग की स्थापना की, और आज भी ये मंदिर हर वर्ग और समाज के लोगों के लिए गहरा आस्था का प्रतीक है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पाली के मध्य स्थित लाखोटिया महादेव मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था और लोक मान्यताओं का प्रतीक है। मान्यता है कि करीब 972 वर्ष पहले जल संकट के दौर में जूना मठ के संत चंदनपुरी जी महाराज ने यहाँ तालाब की खुदाई करवाई और टेकरी पर शिवलिंग की स्थापना की। ये जो लाखोटिया महादेव है, जो चंदनपुरी जी महाराज के हाथ से स्थापित किया हुआ है, और ये चारों तरफ जो बगीचे बने हुए हैं उनके हाथ से जो मिट्टी तालाब से की खुदाई की ना, उससे मिट्टी से बना हुआ है। और 100 ऊँट से इस पूरे तालाब की खुदाई की, उस मिट्टी से नका डाल के उस सारा बगीचा बना हुआ है। कहा जाता है कि इस विशाल तालाब की खुदाई में करीब 1 लाख ऊँटों का उपयोग किया गया था। इसी वजह से इस स्थान का नाम लाखोटिया पड़ा। आज भी यह मंदिर स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। लाखोटिया महादेव मंदिर को 36 कौम की आस्था का प्रतीक माना जाता है। यहाँ जाति और वर्ग के भेद से ऊपर उठकर हर समाज के लोग भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। मैं 25 सालों से लाखोटिया तीर्थ में आ रहा हूँ। इसके जैसा रमणीक तीर्थ पूरे प्रांत में मुझे लगता नहीं है कि इस जगह है। लाखोटिया तीर्थ में हमारे यहाँ बहुत सुंदर गार्डन है और तालाब है। यहाँ एक रमणीक स्थान बनाया हुआ है। इसकी प्रकृति और इसकी सेर संभाल के लिए हमारे निमित जी देवड़ा बहुत यहाँ सेवा करते हैं, और हर वर्ष एक मेला इतना अपने पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है। 3 ओर से लाखोटिया तालाब के जल से घिरा यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता का भी अनोखा उदाहरण है। मॉनसून में हरियाली से घिरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति के साथ प्रकृति का आनंद भी देता है। ये 37वां वर्ष है जहां विराट अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय भक्ति समारोह का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु यहां भाग लेते हैं। हजारों गायक कलाकार जिन्होंने यहां प्रस्तुति दी है। लाखोटिया महादेव तीर्थ के विकास में नगर निगम का भी पूरा सहयोग रहता है। यहाँ की जो बाहर से लोग आते हैं भगवान महादेव जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ से बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, और यहाँ पे हर सावन के महीने के अंदर मेला भरा जाता है। तालाब किनारे वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले और नौका विहार जैसी सुविधाएं इसे परिवारों और युवाओं के लिए भी खास बनाती हैं। शाम के समय डूबते सूरज का दृश्य इस धार्मिक स्थल की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। लाखोटिया महादेव मंदिर, जहां शिव भक्ति, सदियों पुरानी परंपरा और प्रकृति की सुंदरता एक साथ नजर आती है, यह स्थान पाली की धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को आज भी जीवंत बनाए हुए है।
तो लाखोटिया महादेव का ये मंदिर आस्था का केंद्र है। आखिर क्यों, आइए बताते हैं। क्योंकि ये 9000 साल से भी ज़्यादा पुराना प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ आपको लोक आस्था का जुड़ाव और विरासत की पहचान दोनों नजर आएंगी। इसके साथ यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है भगवान शिव के दर्शन के लिए, और यहाँ पर भगवान शिव का भव्य श्रृंगार किया जाता है। और ख़ास तौर पर कई ऐसे रहस्य हैं जो ये मंदिर अपने आप में समेटे हुए हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश दादीच इस वक्त जयपुर से जुड़ गए हैं। महेश, लाखोटिया महादेव का ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये जहाँ आस्था का केंद्र तो है ही, विरासत की एक अनुपम सौंदर्य के तौर पर पेशकश भी करता है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान यूं तो पूरे तरह से कहा जा सकता है कि अपने ऐतिहासिक वीरता और शौर्य को लेकर के देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। वहीं इसका आध्यात्म भी बहुत खास है। यहाँ धार्मिक पर्यटन भी खास तौर पर देखने को मिलता है, जहाँ पर दूर दराज धार्मिक जो आयोजन होते हैं उसमें शामिल होने के लिए और यहाँ के जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनका दर्शन करने के लिए उनके रमणीय स्थलों पर आने लगते हैं। और ये इस समय में जब सावन का ये महीना है तो यहाँ पर शिव मंदिर जो है वो आस्था का केंद्र बन जाते हैं। और जहां तक आपने लाखोटिया महादेव मंदिर की बात की है तो राजस्थान में पाली, जो पल्लीपुर के नाम से पहले जाना जाता था, उसका ये बहुत ही रमणीय स्थल है और धार्मिक आस्था का जो है प्रमुख स्थल ये कहा जा सकता है। और सावन के हर सोमवार ही नहीं, पूरे सावन के हर एक दिन के लिए यहाँ पर विशेष श्रृंगार, पूजा अर्चना जो है उसका दौर यहाँ चलता है। अब बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया कि यहाँ 1 लाख ऊंटों के द्वारा जो है तालाब का निर्माण किया गया और इस तालाब के साथ ही जो संत चंदन पुरी जो थे उन्होंने महादेव की स्थापना यहाँ टेकरी पर की। और ये जो मंदिर था वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि यहाँ पर जो कहा जाता है, ऐसा लोगों में मान्यता है कि जो भी यहाँ पर मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है लोगों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है और श्रद्धा का जो ये आस्था का केंद्र है वो दूर दराज तक अपनी ख्याति जो है वो पहुंचा चुका है। इसके साथ ही ये भी जानकारी इसमें बहुत खास है कि जब यहाँ पर तालाब का निर्माण हुआ था तो चांदी के सिक्के भर भर के निकले थे तालाब के मिट्टी की खुदाई से, और जो उनको इसी चांदी के जो सिक्के हैं उनसे उनका मेहनताना दिया गया। तो कई तरह की चमत्कारिक जो चीजें हैं किंवदंतियों में वो जुड़ी हुई है। और ये आस्था और शिव भक्ति का जो एक प्रमाण है वो राजस्थान के पाली जिले में, पाली शहर में मिलता है। और यहाँ पर न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से लोग पहुंचते हैं बल्कि आस्था के लिहाज से भी यहाँ पर जो है सिर टेकने के लिए यहाँ पर जरूर लोग जी माथा जरूर यहाँ पर टेकते हैं। जी बिल्कुल महेश, अब हम जानते हैं कि ये बाबा के जो भक्तजन हैं, कावड़िए, उनका महीना है और मंगलवार को शिवरात्रि भी है। उस लिहाज से इस लाखोटिया मंदिर जो कि महादेव को समर्पित है, किस तरह की तैयारी की गई है? बिल्कुल, हर एक शिव मंदिर में आप देखिए इस समय में धूम मची हुई है। कावड़ियों का ये महीना है, भर के दुर्गम जल स्थलों से महादेव की विशेष पूजा अर्चना के लिए इस समय में जगह जगह पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो है मनोरम दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। दूर दराज में जहां भी शिव मंदिर है, आप देखिए कि पहाड़ों में बसे हुए वहां पर भी कावड़िए पहुंच रहे हैं। श्रद्धा का जो अपना प्रतीक है, एक जल का कलश वहां पर उनको अर्पित करने के लिए। लाखोटिया मंदिर की जहां तक आपने बात की है, यहाँ पर विशेष बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं सोमवार के लिहाज से यहाँ पर, क्योंकि सावन का हर एक सोमवार जो है विशेष महत्व रखता है धार्मिक लिहाज से और खासतौर पर शिव पूजा के लिहाज से। और कल देखिए कि विशेष प्रदोष हो जाने के साथ में जो सोमवार भी है, तो ऐसे में यहाँ पर खास बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। विशेष श्रृंगार जो है वो किया जाएगा और अभिषेक, दुग्धाभिषेक के साथ में जो पंचामृत अभिषेक है भगवान शिव का, वो यहाँ पर किया जाएगा। और आस्था और श्रद्धालु को जताता है वो सुबह से यहाँ पर देखने या तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि शिव भक्ति के लिहाज से सावन के इस महीने को विशेष रूप से माना। बिल्कुल, और इसीलिए जब हम बात करते हैं भक्ति आध्यात्म के साथ साथ विरासत को संजोने की, तो ये मंदिर उसका एक बहुत अहम प्रतीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश, इन तमाम जानकारी को हमसे सीधे पाली से साझा करने के लिए। तो रंगीले राजस्थान के बाद आइए आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत, कर्नाटक में, और वहाँ पर आखिरकार डीके शिव कुमार सरकार के बीच अंदरूनी कलह क्या कुछ कह रहा है। आखिर कैबिनेट विस्तार हुआ
लेकिन उसके बाद सियासत लगातार गर्मा रही है। मंत्रिमंडल का जो विस्तारीकरण हुआ उसके साथ यहाँ सरकार इसे ये कह रही है कि ये एक संतुलित रिप्रेजेंटेशन है। वहीं कांग्रेस के भीतर का असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा। मंत्री पद से जो वंचित नेता हैं या फिर विधायक हैं, उनकी नाराजगी है। महिला प्रतिनिधित्व पर अब सवाल उठ रहे हैं। बी नागेंद्र की कैबिनेट में वापसी को लेकर विपक्ष का हमला है और अब वायरल ऑडियो ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार आपस में ही सिर फुटअव्वल कर रहे हैं। डीके शिवकुमार सरकार के नए मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर तकरार और असंतोष की आवाजें भी तेज होने लगी हैं। मनपसंद मंत्री पद नहीं मिलने और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद कांग्रेस विधायक और समर्थक खुलकर नाराज दिखाई दिए। वरिष्ठ नेता एम कृष्णप्पा के समर्थकों ने बेंगलुरु स्थित केपीसीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एक कांग्रेस विधायक ने नाराज होकर अपना इस्तीफा भी सौंप दिया, हालांकि बाद में उसे वापस ले लिया। कांग्रेस के अंदर मंत्री पद को लेकर असंतोष की चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। इस बीच ईडी की जांच और भ्रष्टाचार की मार झेल रहे बी नागेंद्र की कैबिनेट में वापसी से विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि दागी नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है और बी नागेंद्र को कैबिनेट से नहीं हटाए जाने तक विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने की बात कही है। This cabinet is supporting to corrupt ministers, and there is no female minister. अभी कैबिनेट में नागेंद्रा को मंत्री बनाए। पहले वो वाल्मीकि निगम से 187,000 करोड़ चोरी किया था, वो पैसे खाया था। ये साबित हुआ इन्वेस्टिगेशन में। कैबिनेट विस्तार में महिला सशक्तिकरण की अपनी आवाज मुखर करने का कांग्रेस पार्टी का ढोंग एक बार फिर उजागर हो गया है। कांग्रेस महिला प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन कैबिनेट विस्तार में एक भी महिला को जगह नहीं दी गई। इसे लेकर कांग्रेस की महिला विधायकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। I won't call it negligence, but I would call it. I'm a little concerned. Definitely, I'm a little concerned that there's no women representation in the cabinet, and I hope they will fill it up with a woman as soon as possible. इस बीच कांग्रेस नेताओं के बीच मंत्री पद को लेकर बातचीत होने का दावा करने वाली एक कथित वायरल ऑडियो ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। करीब 5 मिनट के इस ऑडियो में हाईकमान ईमानदार नेताओं को मंत्री नहीं बनाना चाहता और मंत्री पद के चयन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। भ्रष्टाचारियों को ऐसे मदद करने वाला कांग्रेस वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। उसके वास्ते भारतीय जनता पार्टी पूरे नेतागण और कार्यकर्ता नागेंद्र इस्तीफा देने तक हम लड़ेंगे। अब सबकी नजर विधानसभा सत्र पर है, जब इन मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिल सकता है। तो कर्नाटक कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। वो कहते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि जो तमाम वादे किए गए थे, जब हम सरकार में आएंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो खुद कांग्रेस के मंत्रीगणों में पद को लेकर असंतोष है, ये असंतोष अब सामने साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसीलिए विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के साथ ज्योति इस वक्त जुड़ गई हैं। सीधे हम ज्योति का रुख करेंगे बेंगलुरु से और उन्हीं से सवाल करेंगे। ज्योति, कर्नाटक से हम हमेशा जब खबरें दिखाते हैं हम सोचते हैं कि शायद कुछ प्रगतिवादी खबरें सामने आएंगी, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी रार साफ तौर पर वहां की सियासत पर हावी पड़ रही है और ऐसे में कैबिनेट के विस्तारीकरण से असंतोष साफ तौर पर उजागर हुआ है। अंचल जी, जैसे आपने कहा कर्नाटक में सरकार बनने के बाद 2.0 सरकार बनने के बाद कुछ तो बदलाव आएगा ऐसे निरीक्षा थी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो जब मुख्यमंत्री बनने के लिए डीके शिवकुमार जी कितने प्रयास किए, अभी जो उनका मंत्रिमंडल विस्तरण हुआ है
मंत्रिमंडल विस्तरण होने के बाद ये जो विचार है डीके शिव कुमार के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि जो मंत्री विस्तरण में जो जिन जिन को मंत्रियां उन्होंने लिए हैं, चाहे वो नागेंद्र हो, उनके खिलाफ अभी वाल्मीकि की घोटाला की आरोप है, और जमीर अहमद उनके खिलाफ भी आरोप है। तो जो है जिन लोगों का आप ले चुके हैं, आप कहते हैं कि हमेशा राहुल गांधी कहते हैं कि हम नए चेहरे के लिए स्थान देंगे, लेकिन जो कैबिनेट हम देख रहे हैं वहां पे उतने लोग नए चेहरे नहीं है। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि जो हमेशा महिला विधायक की, महिला आरक्षण विधायक की बारे में बात करते हैं, बड़ी बड़ी भाषण करते हैं और संसद में कहते हैं कि 50% आप महिला आरक्षण विधेयक दीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं का सरकार में अभी ये एक महिला अभ्यर्थी भी नहीं है। एक महिला अभ्यर्थी को लेने के लिए जो उनका कैबिनेट का लिस्ट था ना, इतना कंफ्यूजिंग था। एक बार एक लिस्ट उन्होंने रिलीज किया, उसमें गायत्री गौड़ा का नाम था, दूसरी बार रिलीज किए गायत्री गौड़ा के नाम हटाए गए। तो ये विमेन कैंडिडेट को आप नहीं ले सके, मतलब इतने भाषण करते हैं महिला आरक्षण को लाने के लिए। और उसी के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तरण के बाद आक्रोश का ज्वाला ऐसा स्फोट हुआ है, बहुत लोग सीनियर कैंडिडेट है वो मंत्रीगिरी की उम्मीदवार थे, जो उनका सपोर्टर्स रास्ते में आकर प्रोटेस्ट किए सरकार के खिलाफ। जो कांग्रेस के लिए वफादार है उनको आपने जगह नहीं दी। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस में एक ऑडियो वायरल हुआ है, वो तो कांग्रेस की हाईकमांड को बहुत शेकिंग करने वाली है, क्योंकि जो लोग दो बात कर रहे थे, जो एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर, वो कह रहे थे कि जो केसी वेणुगोपाल जी से हमने बात किया, जो एचके पाटिल जी को आपने क्यों कैबिनेट में नहीं लिया, वो बहुत ही ईमानदारी वाले इंसान है। लेकिन केसी वेणुगोपाल कहते हैं, उस ऑडियो में है वो मैं बता रही हूँ, वो कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल ने हमसे कहा, किसने कहा है आपको वफादारी निभाने के लिए, पैसे कीजिए। मतलब कांग्रेस की हाईकमांड की माइंडसेट देखिए कैसा है। तो मंत्रिमंडल विस्तरण होने के बाद कांग्रेस हाईकमांड और डीके शिव कुमार दोनों के लिए पल्ला भारी हो चुकी है। तो ये ही कैंडिडेट अभी मतलब पोस्ट इसमें ज्योति एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जो फर्क है उससे सियासत के तमाम जो लोग हैं वो वाकिफ़ हैं। और ऐसे में जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने और राहुल गांधी ने खुद भी कई बार कहा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वो लड़की लड़ेगी कैसे जब आप फीमेल यानी फिर वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में उस तरह से कर ही नहीं पाएंगे। और इसका असंतोष भी साफ तौर पर इस बार के कैबिनेट विस्तारीकरण में नजर आया। डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, वो लोग अभी देखिए, जो केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए गया, जो कांग्रेस की हर लीडर्स का कहना यही है कि हम 50% दीजिए, क्यों 33% दे रहे हैं, 50% दीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन बुक लेकर जाते हैं। और प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ूंगी, अब आपका ये जो स्टेटमेंट है केवल भाषण के लिए सीमित है। आपका ही सरकार है, किसी का सरकार नहीं है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर आप कहते हैं कि महिलाओं को विमेन एम्पावरमेंट के बारे में राहुल गांधी इतना भाषण करते हैं, लेकिन कहाँ गया आप लोग वहां पे? इन लोगों डीके शिव कुमार की सरकार में 5 से 6 है महिला प्रतिनिधि, तो उन लोगों के लिए आपको एक स्थान देने के लिए इतना प्रयास करना क्यों पड़ रहा है? एक बार आप जो गायत्री गौड़ा है वो एक कुरुबा कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो सिद्धरामैया जी उनसे कहा कि वो कुरुबा कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इसलिए उनका नाम हटा दीजिए। ये क्या बात हुई? कोई महिला प्रतिनिधि तो आपको नहीं चाहिए क्या? और वो भी है 19 लोगों को इन्होंने भर्ती किया है इस मंत्रिमंडल विस्तरण में, एक ही बचा है। तो ये एक स्थान के लिए, वो भी एक स्थान जो है, ये जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पोस्ट ही देंगे, वो दूसरी कोई खाता नहीं देंगे। अगर आप महिला सुरक्षण के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतने बात करते हैं, तो आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट तो करना चाहिए ना। पहले तो आप लोग महिला अभ्यर्थी के लिए टिकट ही नहीं देंगे चुनाव के लिए, चुनाव के बाद लड़ते हैं वो, उनके काबिलियत से वो विधायक बनती है, उसके बाद विधायक बनने के बाद कैपेबिलिटीज है, फिर भी उन लोगों को आप वहां पे मिनिस्टर पोस्ट देने के लिए इतना हिचकिचाहट क्यों? ये तो आम लोगों के भी सवाल यही है। तो मंत्रिमंडल विस्तरण होने के बाद वीके हरिप्रसाद हो, डीके शिव कुमार वो कहते हैं कि ये पूरा बैलेंस्ड कैबिनेट है, लेकिन वैसा नहीं है। जो नागेंद्र है उनके खिलाफ 187 करोड़ का एक घोटाला का आरोप है, जमीर अहमद के खिलाफ भी आरोप है। बड़ी बात ये होती है ज्योति कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण होता है,
और सियासत में समझा जाता है कि इससे जो आम लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनने वाले प्रतिनिधि जो हैं वो बेहतरी से काम कर पाएंगे। लेकिन ये विस्तारीकरण कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, इन तमाम जानकारी को हमसे इतने बेहतरीन तरीके से साझा करने के लिए। तो कर्नाटक में इस वक्त अगर देखा जाए तो सियासत गरमाई हुई है और वंदे भारत में वक्त अब हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हम दिखाएंगे एक बहुत ही रोमांचक खबर। जुड़े रहिए वंदे भारत के साथ। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत हमारे खास शो वंदे भारत में। और आइए बात करते हैं पूर्वी हिमालय की वादियों से जुड़ी हुई, जहां पर अगर बात की जाए तो एक खूबसूरत झील है और अब देश की ये 101वीं रामसर साइट बन गई। बात अरुणाचल प्रदेश की ग्लोव झील से जुड़ी हुई, जिसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा मिला। प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध बायोडायवर्सिटी और स्थानीय लोक कथाओं के लिए मशहूर ये झील अब दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान बनाने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित ग्लाव झील प्रकृति का वो अनमोल खजाना है जो अब वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए इसे भारत की 101वीं रामसर साइट बताया। ग्लाव झील भारत की 101वीं और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। इससे न सिर्फ हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जैव विविधता संरक्षण को मजबूती मिलेगी। रामसर साइट का दर्जा मिलने के साथ ही ग्लाव झील के संरक्षण और इसके महत्व को नई पहचान मिलेगी। सरकार के मुताबिक भारत में रामसर साइट्स की संख्या 26 से बढ़कर अब 101 हो गई है। घने जंगलों से घिरी ग्लाव झील 12मासी पहाड़ी जलधाराओं से पोषित होती है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र में पेड़ों की 150 से ज्यादा प्रजातियां और ऑर्किड की 49 प्रजातियां पाई जाती हैं। ग्लाव झील वाकरो से करीब 20 किलोमीटर दूर है और ट्रैकिंग के जरिए यहां तक पहुंचा जा सकता है। यह कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा होने के साथ साथ हाथी, तेंदुआ, बिल्ली, हिरण समेत कई जीवों का बसेरा भी है। सिर्फ जैव विविधता ही नहीं, ग्लाव झील स्थानीय मिश्मी जनजाति की मान्यताओं और रहस्यमयी लोक कथाओं से भी जुड़ी है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि झील में 4 देवता निवास करते हैं जो झील और यहां आने वालों की रक्षा करते हैं। अपनी साफ सुथरी जल सतह और प्राकृतिक खूबसूरती के कारण ग्लाव झील ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के बीच खास आकर्षण रखती है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद उम्मीद है कि ग्लाव झील न सिर्फ
संरक्षण की नई मिसाल बनेगी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के इस छिपे हुए पर्यटन स्थल को भी नई पहचान मिलेगी। तो ये जो ग्लॉ झील है ये एक रामसर साइट तो है ही, क्योंकि ये खूबसूरत मीठे पानी की झील है और एक ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी यहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं। और क्योंकि ये एक शांत और प्राकृतिक साइट है और आप समझिए कि 150 से ज़्यादा जो पेड़ों की प्रजातियाँ हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। तो अगर आप कोई छुट्टी प्लान कर रहे हैं, एक ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, तो ये झील आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो वंदे भारत में हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ राज्यों से जुड़ी ऐसी खबरें आप तक लेकर आएं जिसके विकास और अनोखी कहानियों से ओतप्रोत होती हैं। आज वंदे भारत में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।